नमस्ते। भेंट वार्ता प्रोग्राम में एक बार फिर से आप लोग के स्वागत करत है जा और ये हमनी आप लोग के भेंट करावत है जा डॉक्टर आज़म बदर खान जी से जे ऑर्थोपेडिक सर्जन हवन। हमनी के काफ़ी जानकारी प्राप्त होल कितने चरण के कार्यक्रम में, लेकिन ई चरण में हमनी आप से बात करब जा खास कर जोन पारंपरिक दवा बाती। हाँ, आप हमनी के सगबा बोले डॉक्टर जी, जब हम लोग बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खा के बारे नुस्खे। में, खासकर जी। जब घुटनों में दर्द हो गया, कुछ लोग आइस रखते हैं या फिर कुछ लोग हुँ। दीप ही लगाते हैं। तो आप एक सर्जन होने के नाते आपकी ओर से किस तरह की सलाह है? ये बहुत आपने पर्टिनेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। काफ़ी लोगों को इस चीज़ पे दुविधा होती है कि हमें कोई डॉक्टर कहते हैं कि आप गर्म पानी से नमक डाल के मतलब एग्जैक्टली हुँ, सिर्फ गर्म पानी नहीं कहा जाता है, गर्म पानी में नमक डाल करके आप सेक करें। हुँ, और या तो फिर आजकल का चलन है कि आप आइस से करें। हुँ, देखिए, इन दोनों चीज़ों का अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग हालात में बताएं कि हुँ, इस्तेमाल है। जब कोई चोट लगता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें सूजन होता है, उसमें हमें बर्फ़ का सेक करना चाहिए। हुँ, बर्फ़ का सेक से क्या होता है कि आप एक तो सूजन कम करते हैं, क्योंकि आप जब बर्फ़ लगाते हैं तो खून का बहाव उस एरिया में इन्फ्लेमेटरी सेल्स को कम लाता है, वो श्रिंक करता है, तो उसके वजह से और वो तो फ़ायदेमंद बर्फ़ का सेक होता है। हुँ, और गरम का जो पहले के चलन में था, चोट लगने पे फ्रेश इंजरी में द हॉट फर्मेंटेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड, दैट इज़ रिकमेंडेड फॉर क्रॉनिक काइंड ऑफ पेन। हुँ, जैसे कि घुटने, हम जब अपनी वार्तालाप घुटने के अर्थराइटिस से ही जोड़ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जब आपका घुटने का डेली का आपका पेन है, हल्का फुल्का डल एकिंग पेन जिसको बोलते हैं वो है, उसमें आप गरम का इस्तेमाल करें। हुँ, मगर जब आपको आपने चलने में थोड़ा ज़्यादा चल लिए किसी दिन और सूजन हो गया थोड़ा ज़्यादा, तो आप बर्फ़ का इस्तेमाल करें। हुँ, चोट लगने वगैरह पे भी आपको बर्फ़ का इस्तेमाल करना चाहिए शुरुआत के 5 दिन हफ्ते भर तक। जब एक बार स्वेलिंग कम जाए तो फिर तो ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। हुँ, थोड़ा-सा समझाना मेरे लिए उतना ईज़ी नहीं होगा, मगर मैं सिंपल अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि जब चोट लगे, फ्रेश इंजरी जिसको बोलते हैं, झटका लगने से, कोई चीज़ गिर जाने से और सूजन हो जाए, ब्लीडिंग हो, अंदर में ब्लीडिंग हो, खून का अंदर दिख रहा है, तो बर्फ़ का सेक करना चाहिए। 10-15 मिनट तक करना चाहिए और उसके बाद मालिश ना किया करें। मालिश हुँ, करने से क्या होता है कि आप एक रब करना, कोई ऑइंटमेंट को रब किया करें, मगर उससे मालिश नहीं करें। जो मालिश का मतलब होता है कि दबा-दबा करके उसको रगड़ रहे हैं, हुँ, उससे क्या होता है कि आप उसके मांसपेशी को और डैमेज कर रहे हैं। जो हुँ, चोट लगी हुई चीज़ है, उस पे और मालिश करेंगे तो वो और डैमेज होगा और वो डैमेज हो करके फिर वहाँ पे मायोसाइटिस या वहाँ पे गठिया टाइप की चीज़, गठिया मतलब है कि हार्ड हो जाता है, वो हुँ, नहीं करना चाहिए। हुँ। ठीक है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि देखिए मॉरिशस में ऐसा है कि जैसे अभी भी किसी को कोई बीमारी है या कोई चोट लगती है, खासकर जो जैसे जॉइंट्स पेन वगैरह, हुँ। तो यहाँ पर कुछ कैसे कहते हैं, कुछ जड़ी-बूटी? ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल। हाँ, 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 जड़ी-बूटियाँ, बिल्कुल आपने हाँ, सही, इन मैं सब समझ का गया आप क्या कहना इस्तेमाल चाह रही हैं। करते हैं। जी। हाँ, तो तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है? ये सही है? ये इसको जारी रख सकते हैं? कैसे आप? देखिए, बीइंग अ डॉक्टर फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, मेरा थोड़ा सोच इसके बारे में पॉजिटिव है। हुँ, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ये सोच इसके बारे में पॉजिटिव है और मैं अपने तरीके से उसको ये कहना चाहूँगा। जड़ी बूटी क्या है? हुँ, नेचुरल हर्ब है हुँ, जो हमें कुदरती दिया गया है, जो हमारे बॉडी को काम डाउन
करता है, हील करता है, रिजुविनेट करता है। आयुर्वेदिक भी उसी से आया है और उसी पे बेस्ड है। अ, अगर हम अपने साइंस में उसको कंबाइन करना चाहें, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम लोग सप्लीमेंट देते हैं, ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्राइटिन या कोलेजन की बात किया मैंने, या साइनोविल, हाइलुरोनिक एसिड, मैंने अभी तक अपने पहले सेशन में मैंने यही कहा कि ये सारी चीज़ें कंजर्वेटिव के साथ साथ मैंने ये भी कहा कि ये नेचुरल चीज़ें हैं। हमें किसी भी दवा से या विटामिन से या किसी भी चीज़ से हम कंज्यूम करते हैं तो तीन ही चीज़ की डर होती है, तीन चीज़ हम पॉसिबिलिटी है क्या हो सकता है। चाहे तो उस चीज़ से हमें फ़ायदा करेगा, या उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, न्यूट्रल प्लेसिबो जिसको बोलते हैं, या उसका नुकसान होगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। जो कोई भी इंसान, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं जिससे कि बॉडी में नेगेटिव हो। जबकि अगर कई बार हमारे पेशेंट ये कहते हैं कि हम तो कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट पढ़ लें तो हमें तो पढ़ करके ही घबराहट होने लगती है कि वो दवा, कोई सिंपल सा पेन किलर भी अगर कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरे मरीज़ जो है दवा लिखा फ़ौरन उसके बाद कि नहीं ये तो पेन किलर मैं तो लूँगा ही नहीं, जबकि वो बहुत सिंपल सा आजकल जो डाइक्लोफेनाक और जो एट्रोकॉक्सिब है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिसमें कि गैस्ट्राइटिस लिखा हुआ है, ये है, उसके उसके और भी चीज़ें हैं कि आपको चक्कर आ सकता है, ये आ सकता है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी तो बहुत सारी की सारी चीज़ें उसमें लिखती हैं कि अगर 0.001% भी अगर उसका वो हो रहा है, और किसी भी इंसान को किसी भी मेडिसिन से एलर्जी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सिंपल सा पेन किलर भी किसी को हो सकता है। तो कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि ये हर्ब्स की जो बात कर रहे हैं, डेफिनेटली इन हर्ब्स में वो सलाहियत होती है, क़ुव्वत होती है, और वो उसमें ताकत होती है कि आपके बॉडी को, मसल मांसपेशी को, कार्टिलेज को इन्फ्लेमेशन रोके और उसको रिजुविनेट और हीलिंग के लिए। सेम चीज़ जो हम सप्लीमेंट की बात करते हैं, अगर हम हमारा टॉपिक नी अर्थराइटिस से ही रिलेटेड है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज, जो कार्टिलेज को इनरिच करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हम जो ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्राइटिन, कोलेजन, ये सारी चीज़ें तो नेचुरल है, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा। तो मेरे ख्याल से मैं इसका आंसर वही है कि इन चीज़ों पे साइंस भले जो भी बोले, बट नेगेटिव कभी नहीं बोलेगा साइंस। साइंस इसके बारे में, मेरा अपना ये सोचना है कि इन चीज़ों को हम करें, इससे फ़ायदा होता है। नुकसान किसी भी, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करें कि जिससे नुकसान हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा कि जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, घुटने में अगर 5 तरह की एक्सरसाइज है, हम आपको बताते हैं कि ये पांचों एक्सरसाइज आप करें, मगर कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज से आपकी बॉडी उस एक्सरसाइज से ट्यून नहीं हो रही है, या आपको उससे तकलीफ बढ़ रहा है, तो क्या फिर भी मैं कहूँगा कि नहीं, आपको 5 एक्सरसाइज में बोला है आपको तो करना ही करना है ना। ये थंब रूल होता है कि इंसान की बॉडी इंडिविजुअल बॉडी होती है, आपकी फिजियोलॉजी आपकी हर इंसान की अलग होती है, उसको क्या सूट कर रहा है, नहीं सूट कर रहा है, उसके हिसाब से आपको केटर करना होता है। तो अगर 5 एक्सरसाइज में से 4 ही सूट कर रहा है, 5वां नहीं सूट कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि नहीं कीजिए आप, वो नहीं करना है आपको। और छठा भी अगर आपको फ़ायदा कर रहा है तो छठा भी कीजिए। तो इस तरह से मैं समझाना चाहूँगा। एक्सरसाइज की बात जहाँ आप कर रही हैं, जिससे आपने पिछली बार कहा था कि एटलीस्ट वॉक करना चाहिए, चलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग हैं जिसे साधारण जूता पहन लिया, कहीं भी चल लिया, मैदान में चल लिया या सड़क पे चल लिया, तो इन सब का असर पड़ता है, कोई प्रभाव पड़ता है हमारे घुटने पर? बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ये कहना चाहूँगा कि एकदम खुले आम से कहूँगा कि ये इसका प्रभाव पड़ता है। किसी भी टाइप का कि वॉकिंग पे प्रभाव पड़ता है। तो बात यहाँ पे ये आ रही है कि तो क्या मेरी जनता ये पूछेगी, लोग पूछेंगे कि क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वॉक ही नहीं करें फिर? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने जैसा बोला कि फुटवेयर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आप कैसे सरफेस पे वॉक कर रहे हैं और क्या पहन करके वॉक कर रहे हैं, ये बहुत मुद्दे वाली बात होती है। पहले तो फुटवेयर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप
क्यों फुटवेयर मायने रखता है, क्यों आप चप्पल पहन के आप सिंपल भी है, आपको अगर 1 किलोमीटर चलना है, दौड़ने की बात मैं अलग से कह रहा हूँ, और किसी भी सरफेस पे चल रहे हैं, आप अगर चप्पल पहन के चलें और वही एक अच्छा कुशन सोल जिसका होता है, जिससे कि आपके बॉडी स्ट्रेस को वो स्प्रिंग टाइप की एक समझें कि फैसिलिटी देता है कि आप जब चल रहे हैं, आप बॉडी का जब चलते हैं तो पहले एड़ी आपकी पहले आती है, उसके बाद पूरा पंजा आपका मूव करता है। तो जब एड़ी आती है तो पूरे बॉडी का वज़न एड़ी पे आता है। तो अगर आपने देखा होगा कि कोई भी जूते का सोल जो होता है, एड़ी के तरफ उसका ज़्यादा मोटापा होता है, उसमें ज़्यादा वो प्रेशर अब्जॉर्व करने का मकसद वही है कि जब आपका जोर पड़े, बॉडी का वेट पड़े, तो आपको उतना उसमें स्ट्रांगनेस रहे कि आपको बॉडी पे झटका ना पड़े, ताकि घुटने पे, बैक पे, पूरे आपके स्पाइन पे भी उसका इफेक्ट आता है। सेकंड चीज़ कि कैसे सरफेस पे वॉक करना है। आप डेफिनेटली आजकल वॉकिंग ट्रैक की बात होती है कि वॉकिंग ट्रैक पे ही वॉक करना चाहिए, प्लेन सरफेस पे नहीं वॉक करना चाहिए। डेफिनेटली अगर आपके पास वो चीज़ सुविधा मौजूद है तो आप डेफिनेटली कोशिश करें कि अपना वॉक, जॉगिंग जो भी है वो ट्रैक पे करें, क्योंकि वो ट्रैक का जो सोल वाला जूते का सोल का चीज़ वो उन्होंने ट्रैक पे ही कर दिया है, तो वहाँ आप पैदल भी चलेंगे तो आपको झटका नहीं लगेगा। मगर अगर आपको प्लेन पे ही चलना है, आपके पास वॉकिंग ट्रैक नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ना चलें, बिल्कुल चलें आप, मगर आप अपना जो आपको जूता जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, जिसको रनिंग शूज़ बोलते हैं या सोल वाली शूज़ है। ये नहीं कि चप्पल और कोई भी ऐसा हल्का फुल्का सस्ते वाला जूता पहन करके और वॉक कर रहे हैं और बोले कि फिर मुझे क्यों हो रहा तकलीफ। हाँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, महिलाओं की बात मैं कर रही हूँ, तो वो लोग जैसे चप्पल पहनकर रास्ते पर चल रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि ठीक है, चलो चल रहे हैं, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक है। जैसे आपने कहा कि जूता सही होना चाहिए तभी चलना चाहिए। ये तो एज अ कॉमन लेमैन भी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, मुझे ये डॉक्टरी इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है ये, कि चप्पल पहन करके चलते हैं, मगर ये सोच के अगर चल रहे हैं कि मैं चप्पल पहन के चल रही हूँ, और महिलाएं अगर ये सोचती हैं कि चप्पल हम जूते नहीं, देखिए मैं उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट, जैसे आप ये कह रही हैं, पहली बार मुझसे ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। महिलाओं का स्पेशली मोस्टली हमारे माहौल की महिलाएं जूता पहनना थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। हिचकिचाती हैं। हाँ। तो माइंड आपका ऐसे वर्क करता है कि हिचकिचाती हैं, तो माइंड को कन्विंस करने के लिए आप एक सिंपल सा रास्ता ढूंढते हैं और उसको आप पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। इंसान का ये फितरत होता है, वो जहाँ पे जो चीज़ हासिल नहीं कर पा रहा है, वो चाहता है कि जो चीज़ मेरे पास है, जो मुझे कन्वीनियंट लग रहा है, उसी को मैं पॉजिटिव बना करके और बोलूँ कि नहीं सही है। वो थोड़ा गलत है महिलाओं का ये सोचना कि मैं चप्पल पहन करके चल रही हूँ। देखिए, एक कैजुअल वॉक करना, घर के अंदर वॉक करना, या वो एक अलग सी बात है। मगर अगर आप एक लॉन्ग टर्म, सपोज आज के टाइम में छोड़ दीजिए कि वॉक करने जा रहे हैं, मॉल में भी अगर आप आधे एक घंटे के लिए वॉक करने जा रहे हैं, जो कि आजकल का कॉमन एक सिनेरियो है, तो वो आपका फुटवेयर एक तरीके का होना चाहिए, ताकि आपके मेडिकल होना चाहिए। मेडिकल होना चाहिए। देखिए, बहुत हाई फाई मैं बात नहीं बताना चाहूँगा, मैं सिंपल सा बोलूँगा कि आपका कम से कम फुटवेयर सोल कुशन हो, उसमें कंफर्ट वो हो, ताकि आपके बॉडी के स्ट्रेस को ट्रांसमिट ना करे आपके घुटने और बैक पे। और जहाँ ट्रीटमेंट की बात आपने की थी पिछली बार, तो काफ़ी आपने जानकारियाँ दी थी, लेकिन बहुत विकास हो गए हैं अभी, जैसे रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट है, कस्टमाइज पेशेंट स्पेसिफिक नी रिप्लेसमेंट। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहिए, किस तरह का विकास है ये? आपने तो आजकल के जो लेटेस्ट हैं रोबोटिक असिस्टेड और कस्टमाइज पेशेंट स्पेसिफिक, जी मैं थोड़ा सा नी रिप्लेसमेंट का शुरुआत मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि क्या करते हैं हम लोग नी रिप्लेसमेंट में। जिस तरह से दांत में कैप लगाते हैं, उसी तरह से छील करके उसको लगाते हैं।
एक कन्वेंशनल तरीका होता है जिसमें कि आपने खोला और छीला और कैप लगा दिया और वो कर दिया। इन चीज़ों में हमें लिगामेंट को बैलेंस करना होता है। तो आजकल का जो ज़माना है, हर चीज़ का जिस दुनिया में हर चीज़ का इवोल्यूशन होता है, चेंजेस आते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट भी आजकल डिफरेंट फेजेस से गुज़र करके, पहले कन्वेंशनल था, उसके बाद कंप्यूटराइज्ड असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट था कि जहाँ पे कंप्यूटर के ज़रिए आप उसमें सेंसर नी खोलने के बाद सेंसर लगाते थे और सेंसर आपको सिग्नल देता था और डॉक्टर को उसमें बताता था कि बताता है अभी भी, बट वो ऑब्सलीट हो गया, अब उसको यूज़ नहीं किया जा रहा क्योंकि उससे भी फर्दर टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि रोबोट है। वो आपको सिर्फ ये नॉलेज देता था कि आपको कितना घिसा हुआ हड्डी को कितना काटना है और कहाँ पे कितना काटना है, किस किस एरिया में क्या करना है, उतना नॉलेज आपको देता था। बाकी वो सेंसर के अलावा के और बाकी फिर आपको खुद से ही हाथ से आपको वो इंसिजन और ड्रिल और सॉ से काटना पड़ता था और जिग लगा करके उसके हिसाब से वो करना। उसके बाद का फेज़ आया पेशेंट स्पेसिफिक। उसमें क्या करते थे कि आपके एमआरआई और सीटी स्कैन घुटने के, हिप के और एंकल को लेकर के हम कंपनी को देते हैं। वो डेटा कंपनी जो है वो डेटा को सॉफ्टवेयर में डाल करके वो हमें बताती है कि और बताती है और उसके साथ साथ काटने वाले जो औज़ार और चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं कि कितना 5 mm काटना है, 10 mm काटना है या कहाँ पे कितना काटना है, वो एक जिग बोलते हैं। वो जिग को वो कंपनी बना करके हमारे लिए भेजती थी। तो हमें फिर उसमें क्या है कि घुटना खोला और जिग उसको लगाया और वो सब कैलकुलेशन किया हुआ है, जिग कैलकुलेटेड तरीके से आया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें मैं ऐसे ही कहूँगा कि लोग उसको बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे कि हाँ, बट हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, हमारा दिमाग इस्तेमाल करना भी थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि वो बना बनाया कंप्यूटर ने, टेक्नोलॉजी ने वो सब कुछ बना के दे दिया है। इसके बाद का अभी जो आपने दो चीज़ें बताई कि रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट, कस्टमाइज पेशेंट स्पेसिफिक नी रिप्लेसमेंट। पहले मैं कस्टमाइज़ के बारे में बोलूँगा। कस्टमाइज पेशेंट स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपके हर इंसान का बॉडी शेप अलग होता है, साइज़, शेप, सब कुछ अलग अलग होते हैं। तो उसके हिसाब से पेशेंट स्पेसिफिक को हम कस्टमाइज़ करते हैं। तो इसमें हम कंपनी को भेजते हैं सारे डेटा, एमआरआई पूरा वो अलाइनमेंट के साथ। कंपनी इसमें दो चीज़ें करती है। पहले मैंने कहा कि वो जिग देती है पेशेंट स्पेसिफिक में। कस्टमाइज पेशेंट स्पेसिफिक में वो जिग के साथ वो आपके इम्प्लांट, जो कि हम नॉर्मली शेल्फ पे 3 साइज़ है, 4 साइज़ है, 5 साइज़ है सपोज़, मगर आपका बॉडी, आपका घुटना जो है 3.75 है। तो आप उसमें चाहे तो 4 इस्तेमाल करेंगे या 3 इस्तेमाल करेंगे। 3 इस्तेमाल करेंगे तो 3 छोटा हो जाएगा और 4 इस्तेमाल करेंगे तो 4 बड़ा हो जाएगा। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए उन्होंने इम्प्लांट भी आपके उसके शेप एंड साइज़ के हिसाब से बना करके इम्प्लांट स्पेशल भेजते हैं। तो जिग से काटा आपने और वो इम्प्लांट लगाया ताकि वो टोटल कवरेज, अलाइनमेंट, प्रिसिजन 100%, 100% तो किसी भी चीज़ में नहीं है। ऐसे हम लोग आजकल 100% ही बोलना चाहते हैं डॉक्टर लोग, मगर मैं 99.9% कहूँगा कि प्रिसिजन के हिसाब से वो होता है। और रोबोटिक असिस्टेंट में क्या होता है कि आजकल रोबोटिक काफ़ी कॉमन सी चीज़ हो गई है, ड्रोन, रोबोट, ये सब, और हमारे लोगों को बहुत ईज़िली समझ में आता है कि रोबोट जो है आपके ऑपरेशन थिएटर में रोबोट रहता है, एक तरह का कंप्यूटर ही है वो, जो हमें सारे इंस्ट्रक्शन देता है कि आप वो हम एक मैपिंग करते हैं उसका प्रोब के थ्रू,
और वो डेटा जाने के बाद वो हमें बताता है। और हाथ वो प्रिसिजन रहता है, दोनों तरीका होता है उसमें रोबोट में कि रोबो का हाथ रहता है जो कि वो काटता है जितना काटना है, और आपको सिर्फ इम्प्लांट लगाना है, या फिर आपके हाथ को वो कंट्रोल करता है। जब आप काट रहे हैं, अगर आपने 5 mm कहा है उसने और मैं 5.5 पे जा रहा हूँ, तो वो नहीं जाने देगा। 5 के बाद वो हाथ आपका मशीन रुक जाती है। तो ये रोबोटिक असिस्टेड होता है, जो कि आजकल सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। रोबोट में भी एडवांसमेंट अब हो रहे हैं कि रोबोट जनरेशन 1, जनरेशन 2, पहले रोबोट बड़े आते थे, अब छोटे आ रहे हैं। तो जो मेरा अपना तजुर्बा है और एक्सपीरियंस है रोबोट से, कि रोबोट आपको और कस्टमाइज टोटल पेशेंट स्पेसिफिक नी रिप्लेसमेंट is the ultimate right now in knee replacement, and it gives the 99.9% precision, where कि आपके नी का अलाइनमेंट जो टेढ़ा है उसको बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ स्ट्रेट रखे। उसका रेंज ऑफ मूवमेंट, आजकल हर लोग चाहते हैं कि हमें कंप्लीट घुटना पूरा मुड़े ताकि मैं फिर से बैठ करके पूजा पाठ कर सकें, नमाज़ पढ़ सकें, या ऐसे भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकें। तो वो चीज़ देता है। और उससे क्या होता है कि उसका फ़ायदा ये होता है कि प्रिसिजन की तरफ हम क्यों जाना चाहते हैं। प्रिसिजन की तरफ इसलिए जाना चाहते हैं कि हम कोई भी नी रिप्लेसमेंट, हमने तो नी रिप्लेसमेंट की ही प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। इसका एक लॉन्जिविटी होता है, ये 15 साल 20 साल तक चलता है। अगर हम अलाइनमेंट, कन्वेंशनल में ये प्रॉब्लम होता था कि कन्वेंशनल में हम आई बॉलिंग खोल करके और अपने जो जिग्स अवेलेबल हैं उसको लगा के प्लस माइनस करते थे। प्लस 3 लगाएं कि 4 लगाएं, जबकि साइज़ 3.5 या 3.25 का है, मगर हमको 4 लगाना पड़ा है या 3 लगाना पड़ा है। ऊपर में कितना है, नीचे में कितना है, बैलेंस करना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से लिगामेंट का अलाइनमेंट, बैलेंसिंग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें से क्या क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आपने रोबोटिक के थ्रू किया है तो आपका 15 साल तो डेफिनेटली 20 साल 25 साल तक घुटना जाएगा, क्योंकि सारा अलाइनमेंट सही है। कन्वेंशनल में एरर नी में इतना कन्फाइंड है कि 0.1% भी अगर आप एरर करते हैं तो उसकी तब तो पता नहीं चलेगा आपको। वो 2-4 साल के बाद तकलीफ़ देना शुरू करेगा, प्रॉब्लम करना शुरू करेगा। तो वो चीज़ हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 20 साल 25 साल तक घुटना जो है बिल्कुल पेन फ्री रहे और आप हर एक्टिविटी कर सकें, इनफैक्ट खेल सकें, दौड़ सकें, सारी एक्टिविटी कर सकें, जो कि मेरे सारे पेशेंट जो रोबोटिक के थ्रू हैं, कस्टमाइज हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो डॉक्टर आज़म बदर खान जी, आपने हमें ये सभी जानकारियाँ दी, इन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आपका जो मिशन है वो जारी रहे, लोगों की सहायता करते रहिए, लोगों का इलाज करते रहिए, और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप एमबीसी के माध्यम से, मैं पहले तो एमबीसी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया मेरे छोटे से विज़िट पे। और मैं अपने सारे मॉरिशस के लोगों को ये कहना चाहूँगा फिर से एक बार कि लेट्स वॉक अगेन के मिशन का यही है कि आप अपने घुटने को ध्यान रखें, जो चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ को फॉलो करें। और भगवान ने, अल्लाह ने अगर मौका दिया तो फिर मैं दोबारा आपके सरज़मीन पे आकर के और ख़िदमत करने की कोशिश करूँगा, जो चैरिटी मेरा वर्क है, और इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद। बेशक, धन्यवाद जी। हाँ, ये भेंट वार्ता प्रोग्राम के हमने हैजे परी विराम देवत है जा, जैसे कि डॉक्टर जी बोलन कि आपके चाहेला ध्यान रखे के अपन घुटना के, अगर घुटना बा सकबा चले सकबा दौड़े, तो हमने ये उम्मीद करत है जा कि जोन जोन सलाह देवल गल बाते उस सब पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान देवा जा। तो ये प्रोग्राम के हमने हैजे परी विराम देवब जा, और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से मुलाकात करब जा। अभी खातिर हमने के और हमने के पूरा टीम के आज्ञा देवा जा। नमस्ते।